गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास बच्चों। कल की क्लास में हमने स्प्लाइसिंग के प्रोसेस को समझा और स्प्लाइसिंग के प्रोसेस के बाद में हमने जेनेटिक कोड के बारे में समझा था। आपको मैं फिर से बता दूं, ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, अगर मैं यूकैरियोटिक सेल्स की बात करूं तो, ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो आरएनए बनता है वो प्रोसेस्ड आरएनए नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर वो हेटेरोजेनस होता है, क्योंकि उसके अंदर काफी जगह ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं जिसमें कोई भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं होती है। तो उन सीक्वेंसेस को हम इंट्रॉन्स या इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस कहते हैं, और जिनको रिमूव करना जरूरी होता है, तो वो प्रोसेस होके फंक्शनल आरएनए के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो स्प्लाइसिंग के प्रोसेस के द्वारा इंट्रॉन्स को रिमूव किया जाता है और एक्सॉन्स, जो एक्चुअल कोडेड इंफॉर्मेशन वाले पार्ट हैं, उनको रीजॉइन किया जाता है। अच्छा, इस प्रोसेस से पहले बच्चों कैपिंग और टेलिंग होती है। आरएनए के 5 प्राइम एंड पर 7 मिथाइल ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की कैपिंग होती है, और टेल पार्ट 3 प्राइम एंड पर पॉली ए टेल एडेनिन न्यूक्लियोटाइड की टेलिंग होती है, ठीक है बच्चों। तो इससे क्या बेनिफिट है कि जो नेसेंट आरएनए है, जो नया आरएनए है, उसका डिग्रेडेशन नहीं हो पाता, क्योंकि उसी एमआरएनए की इंफॉर्मेशन के बेसिस पर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है इन द साइटोप्लाज्म ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन प्रोसेस, ठीक है बच्चों। तो ये तो कैपिंग और टेलिंग पाई जाती है। फिर हमने जेनेटिक कोड समझे थे, तो टोटल 64 जेनेटिक कोड होते हैं, जिनमें से 61 जो होते हैं वो फंक्शनल होते हैं, वो किसी ना किसी अमीनो एसिड को कोड करते हैं। 3 ऐसे हैं, यूएए, यूएजी और यूजीए। इन्हें हम स्टॉप कोडॉन कहते हैं, क्योंकि ये ट्रांसलेशन के प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं। अब आपको समझ में आया बच्चों कि जो गुड मॉर्निंग सर। कोडॉन होते हैं एमआरएनए के ऊपर, वो ट्रिपलेट होते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं, वो किसी ना किसी एक अमीनो एसिड को कोड करते हैं। तो जब किसी डीएनए में चेंज आता है तो वो उसके नाइट्रोजीनस बेस में चेंज होता है, उसकी वजह से बनने वाले एमआरएनए के जेनेटिक कोड में चेंज आता है, और उससे फिर जो अमीनो एसिड कोड होता है वो चेंज हो जाता है, और हेंस जो प्रोटीन है वो चेंज हो जाती है। तो इस तरीके से बच्चों जेनेटिक कोड में चेंज की वजह से म्यूटेशंस आ जाते हैं। आज की क्लास में आज हम बच्चों आरएनए को पढ़ेंगे, आरएनए के टाइप्स को पढ़ेंगे, ठीक है। देन फिर हम नेक्स्ट स्टेप ट्रांसलेशन की ओर मूव करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है आरएनए। आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है बच्चों। तो जो आरएनए है, इनके अंदर फर्स्ट है एक तो राइबोज सुगर। राइबोज सुगर ये 5 कार्बन की सुगर होती है। कितने कार्बन की सुगर होती है? 5 कार्बन की सुगर होती है। इसका जो फॉर्मूला है C5H10NO5, ठीक है। सेकेंड है बच्चों नाइट्रोजीनस बेसिस। नाइट्रोजीनस बेसिस, तो नाइट्रोजीनस जो बेसिस हैं वो 2 हैं, प्यूरीन। प्यूरीन में 2 हैं, एक तो है एडेनिन और एक है ग्वानिन। और एक है सेकंड टाइप है इनका पायरिमिडीन। पायरिमिडीन में है बच्चों यूरेसिल। यूरेसिल को यू से शो करते हैं, एंड साइटोसिन, ठीक है। और थर्ड इनका है वो है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट
तो बच्चों आरएनए जो है सिंगल स्ट्रैंडेड होता है जनरली, और आरएनए की फुल फॉर्म है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और इनके अंदर भी 3 कंपोनेंट्स हैं। एक तो है राइबोज शुगर जो कि 5 कार्बन की शुगर है, C5H10O5। नाइट्रोजन बेस 2 टाइप्स के हैं, प्यूरिन एंड पाइरिमिडिन। प्यूरिन 2 है, एडेनिन एंड ग्वानिन। एडेनिन को ए से शो करते हैं, ग्वानिन को जी से शो करते हैं। पाइरिमिडिन भी 2 है, यूरासिल एंड साइटोसिन। यूरासिल को यू से शो करते हैं एंड साइटोसिन को सी से शो करते हैं। और थर्ड है फॉस्फेट ग्रुप। तो बच्चों आरएनए के अंदर इनका फॉर्मेशन, न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है कि जो राइबोज शुगर है इसके फर्स्ट कार्बन से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा नाइट्रोजन बेस अटैच हो जाता है, और राइबोज शुगर के 5th कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये दूसरी जो राइबोज शुगर है उसके 3rd कार्बन से अटैच हो जाता है। तो इस तरीके से 2 शुगर और एक फॉस्फेट के बीच में जो लिंक बनता है इसे हम फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज कहते हैं। ओके, तो ये क्लियर हो गया आपके। अच्छा, जो बैकबोन है, जो थ्रेड है आरएनए का, उसके अंदर शुगर फॉस्फेट ऑल्टरनेट फॉर्म में पाई जाती है। अब बच्चों टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ आरएनए। टाइप्स ऑफ आरएनए, इसमें बच्चों फर्स्ट लेते हैं हम राइबो आर आरएनए। आर आरएनए को कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। आर आरएनए को क्या कहते हैं हम, राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। राइबोसोमल आरएनए। ठीक है बच्चों, तो राइबोसोमल जो आरएनए है ये आप इसमें 70-80% होता है जितने भी आरएनए हैं उनमें। और जो राइबोसोमल आरएनए है वो राइबोसोम के साथ में पाया जाता है। और जो अच्छा बच्चों राइबोसोम जो है आपने सेल के चैप्टर में पढ़ा होगा, 70S और 80S 2 टाइप के होते हैं। जो 70S राइबोसोम्स होते हैं उनमें 30S एंड 50S ये 2 सब यूनिट्स होती हैं, और इसी तरीके से जो 80S होते हैं उनमें 40S एंड 60S ये 2 सब यूनिट्स होती हैं। तो जो डिफरेंट सेडिमेंटेशन कांस्टेंट है उसके बेसिस पर भी अलग अलग, जैसे कि 30S जो होते हैं सब यूनिट, उनके अंदर 16S और 50S में 18, 23S एंड 5S। ठीक है, आर आरएनए और इनके अंदर 18S और इसके अंदर ध्यान से देखिए बच्चों कि जनरली जो राइबोसोम्स हैं वो 2 टाइप के हम देखते हैं, 70S और 80S। 70S राइबोसोम में 30S और 50S जो हैं सब यूनिट्स होती हैं। ठीक है बच्चों, और आपको पता है राइबोसोम्स क्या है, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन है। राइबोसोम्स आर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। तो 30S सब यूनिट्स हैं उनके अंदर 16S टाइप के आर आरएनए, 50S सब यूनिट में 23S और 5S आर आरएनए। जो 80S राइबोसोम है उनमें 40S के सब यूनिट के अंदर 18S आर आरएनए,
और 16S के अंदर 28S, 5.8S और 5S rRNA टाइप के आरएनए होते हैं। ठीक है, तो rRNA क्या है? राइबोसोमल आरएनए, जो मैक्सिमम पार्ट है आरएनए का, 70-80% पार्ट होता है। सेकंड हम लेते हैं मैसेंजर आरएनए। सेकंड लेते हैं mRNA। mRNA इन्हें हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए। ठीक है, अब मैसेंजर आरएनए क्या है कि बच्चों जनरली जो ट्रांसक्रिप्शन के बाद में जो आरएनए बनता है वो वैसे तो हेट्रोजीनस आरएनए होता है। तो हेट्रोजीनस आरएनए में जब प्रोसेसिंग हो जाती है और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस को रिमूव करके कोडिंग सीक्वेंसेस को वापस से रीजॉइन करवा के जो प्रोसेस्ड आरएनए होता है उसे हम mRNA या मैसेंजर आरएनए कहते हैं। और मैसेंजर आरएनए टोटल आरएनए का 5% पार्ट ही होता है। और मैसेंजर आरएनए के ऊपर प्रेजेंट जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसी के बेसिस पर ट्रांसलेशन होता है, एमिनो एसिड्स की ज्वाइनिंग होती है और प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मैसेंजर आरएनए। और इनके अंदर कैपिंग और टेलिंग तो रहती है क्योंकि ये ट्रांसलेशन में भी हेल्प करती है, प्रोटीन फॉर्मेशन में भी। और कैपिंग और टेलिंग होने से क्या होता है कि डिग्रेडेशन भी नहीं हो पाता आरएनए का। तो सेकंड जो टाइप है आरएनए का वो मैसेंजर आरएनए है। अब बच्चों नेक्स्ट जो टाइप ले रहे हैं हम टी आरएनए का ले रहे हैं, ट्रांसफर आरएनए का, है ना। इंपॉर्टेंट है, मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा, आप चाहें साथ में ड्रॉ कर सकते हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन डायग्राम्स का बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। नेक्स्ट लेते हैं थर्ड। थर्ड जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं वो है ट्रांसफर आरएनए। थर्ड जो टाइप है बच्चों वो है टी आरएनए। इसकी स्ट्रक्चर को भी समझेंगे। टी आरएनए, टी आरएनए को कहते हैं ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए कहते हैं बच्चों, ठीक है। और ये 4s वैल्यू का होता है। एस यहाँ पर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है, स्वीडबर्ग यूनिट जिसे कह सकते हैं हम। तो 4s वैल्यू का टीआरएनए होता है और ये टोटल आरएनए का 10-15% पार्ट होता है। और ये 17 से 80 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होता है, 70 से 80 न्यूक्लियोटाइड ठीक है बच्चों, ये 70 से 80 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग आरएनए होता है। और इसका फंक्शन क्या है? ट्रांसफर आरएनए। जब भी प्रोटीन सिंथेसिस होना होता है तो सेलुलर पूल से एमिनो एसिड को ये कैरी करता है और राइबोसोमल जो यूनिट है वहां पर ये लाता है कैरी करके एमिनो एसिड्स को, और एमिनो एसिड वहां पर अवेलेबल हो पाते हैं। तो ट्रांसफर आरएनए नाम से पता चल रहा है एमिनो एसिड्स को ये ट्रांसफर करता है फ्रॉम सेलुलर पूल टू द ट्रांसलेशन मशीनरी। यहाँ पर बच्चों अब बात करेंगे इसका जो मॉडल है। अच्छा, ये फोल्डेड हो जाता है, तो फोल्डेड स्ट्रक्चर में पाया जाता है। तो 1964 में हॉले नाम के जो साइंटिस्ट हुए उन्होंने टीआरएनए का मॉडल दिया। उस मॉडल का नाम है क्लोवर लीफ मॉडल। क्लोवर लीफ मॉडल, इट वॉज गिवन बाय हॉले इन 1964। कि डिफरेंट फोल्ड होने की वजह से इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, तो वो मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पर।
ये बच्चों टीआरएनए की स्ट्रक्चर है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछ ली जाती है 3 मार्क्स की। इस क्लास में आधे से ज्यादा बच्चे आते हैं। ये बच्चों कुछ इस तरीके से टीआरएनए की स्ट्रक्चर होती है, क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर है ये। और फटाफट से ये जो आर्म है इसकी ये मैं बता दूं आपको, एमिनो एसिड आर्म या इसे एक्सेप्टर आर्म कहते हैं। एमिनो एसिड आर्म और दिस इज ऑल्सो नॉन एज एक्सेप्टर आर्म। एमिनो एसिड आर्म और इसे हम एक्सेप्टर आर्म भी कहते हैं। और ये है DHU आर्म। ये क्या है? DHU आर्म। और ये है एंटीकोडोन, एंटीकोडोन आर्म। और ये है बच्चों एक्स्ट्रा आर्म, एक्स्ट्रा आर्म। और इसे हम कहते हैं T5CR। ध्यान से बच्चों इस स्ट्रक्चर को देखिए, आप ध्यान से देखिए, ये टीआरएनए की स्ट्रक्चर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये टीआरएनए। अब इसमें 5 आर्म्स आपको नजर आ रही है। ये जो आर्म है ये 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड है। ये फोल्ड होने से इस तरीके की स्ट्रक्चर बन गई है। इस आर्म को हम एक्सेप्टर आर्म या एमिनो एसिड आर्म कहते हैं, क्योंकि जो एमिनो एसिड जुड़ता है जब टीआरएनए ट्रांसफर करना चाहता है एमिनो एसिड को ट्रांसलेशन की मशीनरी पर, तो एमिनो एसिड इस आर्म से जुड़ता है। ठीक है, इसके बाद में ये जो आर्म है इसे हम DHU आर्म कहते हैं, डाई हाइड्रो यूरिडीन आर्म। क्या कहते हैं इसे हम? डाई हाइड्रो यूरिडीन आर्म, डाई हाइड्रो यूरिडीन, इसे हम डाई हाइड्रो यूरिडीन आर्म कहते हैं। और ये जो आर्म है, जो डाई हाइड्रो यूरिडीन आर्म है, यहाँ पर एमिनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम, एमिनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम अटैच होता है। ठीक है, इसे हम एंटीकोडोन आर्म कहते हैं, जिस पर एंटीकोडोन्स होते हैं एमआरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री, एमआरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडोन होते हैं। यानी कि जब ये टीआरएनए एमआरएनए से अटैच होगा तो इसके ऊपर एंटीकोडोन्स होंगे एमआरएनए के, तो वहां पर ये अटैच होगा। ये एक्स्ट्रा आर्म है जो कि एंटीकोडोन आर्म और T5C आर्म के बीच में है, लेकिन इसका फंक्शन अभी तक पता नहीं है और ये फाइंड आउट नहीं हुआ है। और ये जो आर्म है इसे T5C आर्म कहते हैं। तो जो टीआरएनए है राइबोसोम से T5C आर्म के थ्रू अटैच होता है, T5C आर्म के थ्रू राइबोसोम से अटैच होता है टीआरएनए। ठीक है बच्चों, तो ये क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर है टीआरएनए की। फोर्थ लेते हैं हम जीनोमिक आरएनए।
फोर्थ इज जीनोमिक आरएनए। जीनोमिक आरएनए कैसे बच्चों? जनरली हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। हालांकि हायर ऑर्गेनिज्म में आरएनए भी पाया जाता है, लेकिन उसका रोल सिर्फ इंफॉर्मेशन को प्रोटीन सिंथेसिस तक ले जाने के लिए होता है, फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। लेकिन वायरसेस के अंदर, कुछ वायरसेस के अंदर आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। वायरॉइड्स के अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, और जनरली आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में ही पाया जाता है एज ए जेनेटिक मटेरियल। तो अगर जेनेटिक मटेरियल के रूप में आरएनए पाया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? जीनोमिक आरएनए कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जीनोमिक आरएनए कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं हम स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए को स्नर्प्स भी कहते हैं। तो ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला कम न्यूक्लियोटाइड्स का आरएनए होता है, और ये स्प्लाइसिंग में भी रोल प्ले करता है। नेक्स्ट लेते हैं स्मॉल सेलुलर आरएनए। स्मॉल सेलुलर आरएनए, ये आरएनए साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, और ये 7-8 न्यूक्लियोटाइड, 7 से 8 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होता है। 7 से 8 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होता है। ठीक है बच्चों, 7-8 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होता है ये। और एक और लेते हैं माइक्रो आरएनए। माइक्रो आरएनए बच्चों, माइक्रो आरएनए 21 से लेकर 22 न्यूक्लियोटाइड ठीक है बच्चों, जो माइक्रो आरएनए होते हैं ये 21 से लेकर 22 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग आरएनए होते हैं। और एक लास्ट और जो आपने पहले भी पढ़ रखा है, हिट्रोजीनस आरएनए। हिट्रोजीनस आरएनए, हिट्रोजीनस आरएनए को हम HNRNA भी कहते हैं। हिट्रोजीनस आरएनए को बच्चों क्या कहते हैं? HNRNA भी कहते हैं। तो हिट्रोजीनस आरएनए क्या है? हिट्रोजीनस आरएनए आपने पहले ही पढ़ लिया कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद में जो पहला जो आरएनए बनता है वो हिट्रोजीनस आरएनए होता है, जिसमें कोडिंग एंड नॉन कोडिंग दोनों ही सीक्वेंसेस होते हैं। फिर वो प्रोसेसिंग होके एक्चुअल फंक्शनल आरएनए में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनके अंदर एक्चुअल कोडेड इंफॉर्मेशन होती है। तो ये बच्चों पार्ट था आरएनए का। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं ट्रांसलेशन। बच्चों ट्रांसलेशन क्या है? टाइम कम है अपने पास में, 15 मिनट्स के आसपास है, तो फटाफट से मैं पहले डायग्राम बनाता हूं। आप एक रफ कॉपी लें, साथ साथ में ड्रॉ करें, डायग्रामेटिकली इस टॉपिक को समझेंगे। अगर टाइम बचेगा तो उसको और डिटेल में लेंगे, नहीं तो कल की क्लास में इसके और डिटेल आगे कंटिन्यू करेंगे। फटाफट से पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। 6 इसके स्टेप्स हैं।
ट्वेल्थ क्लास ध्यान से देखें आप। इस प्रोसेस को अपन कल एक बार फिर से डिटेल में लेंगे। ट्रांसलेशन का मीन होता है एमआरएनए के ऊपर जो प्रेजेंट इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पर प्रोटीन का फॉर्मेशन होना। तो सबसे पहले अपन ब्रीफ में देखते हैं अभी कि जो एमआरएनए है ये साइटोप्लाज्म में आ जाता है। सबसे पहले जो राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट है वो आके यहाँ अटैच होती है। जो इनिशिएटर कोडॉन है वो एयूजी है, ये हमेशा शुरुआत में पाया जाता है। ये मेथियोनिन को कोड करता है। तो फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन टीआरएनए, ये टीआरएनए है जो इसको लेकर यहाँ अटैच हो जाता है। तो ये ए स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में राइबोसोम की जो बड़ी सब यूनिट है वो आके इसके ऊपर अटैच होती है, कंप्लीट राइबोसोम बन जाता है। थर्ड स्टेप के अंदर क्या होता है कि जो नेक्स्ट जेनेटिक कोड है वो जिस एमिनो एसिड को कोड करता है, तो टीआरएनए उस एमिनो एसिड को लेकर यहाँ आता है और इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये राइबोसोम यहाँ स्लाइड करता है। तो स्लाइड करने पर यहाँ का जो टीआरएनए है वो फ्री हो जाता है। इनके बीच में ये पेप्टाइड बॉन्ड बन गई दो एमिनो एसिड्स के बीच में, ठीक है। और ये अब यहाँ जो जेनेटिक कोड है इसके बेसिस पर एक टीआरएनए नए एमिनो एसिड को ब्रिंग करता है, लाता है यहाँ पर। और इस तरीके से एमआरएनए रीड होता चला जाता है और जैसी इंफॉर्मेशन होती है उसी बेसिस पर नए एमिनो एसिड आते हैं और पेप्टाइड बॉन्ड बनता चला जाता है। तो ये बच्चों प्रोटीन की चेन है जिसे हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद में एक और स्टेप है, ये बच्चों रिलीजिंग फैक्टर है कि जब राइबोसोम एकदम एमआरएनए के एंड पर आ जाता है, एमआरएनए के राइबोसोम एंड पर आ जाता है, तो यहाँ पर बच्चों स्टॉप कोडॉन होता है। यहाँ क्या होता है, एक स्टॉप कोडॉन होता है जो किसी एक रिलीजिंग फैक्टर को कोड करता है। तो ये रिलीजिंग फैक्टर इन सब को रिलीज कर देता है और सारी मशीनरी अलग हो जाती है और प्रोटीन की चेन भी अलग हो जाती है। यहाँ इस डायग्राम में देखिए बच्चों, ये जो साइट है इसे पी साइट कहते हैं, पेप्टिडाइल साइट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है। और इस साइट को एमिनो एसिड साइट कहते हैं, ए साइट कहते हैं। यहाँ नया एमिनो एसिड आता है टीआरएनए के साथ में, ठीक है। हाँ बच्चों, जब ये रिलीजिंग फैक्टर यहाँ अटैच होता है तो ये सारी मशीनरी अलग हो जाती है। तो ये एमआरएनए है, ये अलग हो गया, ठीक है। और ये प्रोटीन की चेन है, ठीक है। और ये प्रोटीन की छोटी सब यूनिट है राइबोसोम की, ये स्मॉल सब यूनिट, ये लार्ज सब यूनिट अलग हो गई और ये रिलीजिंग फैक्टर अलग हो गया। यानी कि रिलीजिंग फैक्टर के जोड़ने पर दोनों सब यूनिट अलग हो जाती है, एमआरएनए अलग हो जाते हैं, टीआरएनए भी अलग हो जाते हैं। टीआरएनए अलग हो गया, प्रोटीन की चेन अलग हो गई, ठीक है बच्चों। तो ये लास्ट स्टेप है ट्रांसलेशन प्रोसेस का। ओके, 12th क्लास इस डायग्राम को देखें आप। कल की क्लास में इस टॉपिक को एक बार फिर से रिपीट करेंगे, आप सारे प्रेजेंट रहना। एक बार फिर से इसको रिपीट करेंगे और ट्रांसलेशन को और थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो हैंड रेज कर दें आप।